गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना आज ओशनोलॉजी यानी समुद्र विज्ञान अपने क्या करें स्टार्ट करें। और समुद्र विज्ञान के अंदर जो अपना टॉपिक रहेगा, सबसे पहले महासागरीय नितल ऊंचावत यानी ओशन बॉटम रिलीफ। ओशन बॉटम रिलीफ यानी जो ओशन का जो पेंदा होता है यानी जो नितल होता है, यहाँ पर किस प्रकार के ऊंचावत पाए जाते हैं उनके बारे में पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। और ये जो सारा जो अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं विद शॉर्ट नोट पॉइंट थ्रू पॉइंट, यानी अपने पॉइंट टू पॉइंट जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने कोई विद्वान नहीं बनना, आपने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज, बॉटम कहीं इसको अपने कह सकते हैं नीतल। नीतल यानी ये जो महासागर, इस महासागर का क्या है, नीतल। अब यहां पर दो वर्ड आए हैं, वर्ड के बाद कौन सा है, रिलीफ। रिलीफ यानी बात करें ऊंचावच। यहां पर ऊंचावच से हमारा क्या तात्पर्य, ऊंचावच से हमारा तात्पर्य है यानी क्या, हाईलैंड, हाईलैंड और लोलैंड एंड लोलैंड। लोलैंड यानी ऊंचे उठे भाग, ऊंचे उठे जो भाग है और जो कौन से हैं, नीचे भाग। इन सभी को क्या बोला जाता है, अपने कहेंगे, अपने क्या बोलेंगे, रिलीफ यानी ऊंचा। यानी ऊंचे प्लस उच्च प्लस में क्या बन रहा है, नीच बन रहा है। उच्च प्लस में नीच यानी ऊंचे और नीचे जो दोनों के दोनों भाग होंगे उनको क्या बोलेंगे, अपने रिलीफ कहेंगे या क्या कहेंगे, ऊंचावत। ऐसे अपने को स्थल पर भाग मिलता है, स्थल पर अपने को क्या मिलता है, जैसे माउंटेन है यानी पर्वत है, उसके बाद क्या मिलता है, पठार, पठार के बाद अपने देखो मैदान। तो ये ऊंचे उठे हुए भाग है और ये कौन से हैं, नीचे भाग। इन सभी को मिलाकर क्या बोला जाएगा, रिलीफ यानी ऊंचावत। इसी प्रकार से ऐसी ही स्थिति अपने को क्या मिलती है, अपने ओशन बॉटम पर मिलती है। यानी जो समुद्र का जो नितल वाला भाग है, ऐसे ही स्थिति वहां पाई जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं ओशन बॉटम रिलीफ। ओशन यानी महासागर, बॉटम यानी उसका जो पेंदा यानी नितल, रिलीफ का मतलब ऊंचावत। अपने जो महासागर हैं, इन महासागरों में ऊंचे और नीचे स्थान, ये सारी अपने को स्टडी करनी है। तो आगे बढ़ते हुए अपने चलते हैं महासागरीय नितल ऊंचावत। पहले अपने जर्नल बातें कर लेते हैं कि महासागर कितने हैं और किस प्रकार से इनका वितरण है, किस प्रकार से स्थल भाग के दिखता कहाँ है, कहाँ जल भाग के दिखते हैं, वो अपनी बात करते हैं। देखिए ये अपनी क्या है, अर्थ। इस अर्थ में देखें ये वाली कौन सी लाइन है, अपने कहेंगे भू। भू के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी होगी, भूमध्य रेखा, यानी अपने कहते हैं जिसको इक्वेटर लाइन। अब इस पूरी अर्थ पर अपने को क्या मिलेगा, अपने कह सकते हैं या तो अपने को यहाँ मिलेंगे कॉन्टिनेंट यानी या तो महाद्वीप वाले भाग मिलेंगे, या क्या मिलेंगे, अपने को जल वाले भाग मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये एशिया हो गया, एशिया के बाद कौन सा हो गया, अफ्रीका, ये कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर कौन सा हो गया, अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी, ये पूरा अपने को क्या दिखा रहा है, ये जो ग्लोब दिखाई दे रहा है। यानी इस पर अपने को क्या मिलेगा, या तो पूरे अर्थ को, पूरी क्या जो अर्थ, इस अर्थ को यानी पृथ्वी, इस पृथ्वी को अपनों ने कितना मान लिया, 100% मान लिया। कितना मान लिया, 100% यानी 100% भाग। इस 100% भाग पर या तो अपने को क्या मिलेगा, स्थल भाग यानी लैंड बॉडी मिलेगी, या अपने को क्या मिलेगा, जल भाग यानी अपने क्या कह सकते हैं, वाटर बॉडी। जो स्थल भाग है लगभग कितने प्रतिशत भाग पर है, 29% भाग पर है, और जो वाटर बॉडी है 71% भाग पर है। ये अपने बात जानते हैं कि जल की जलीय राशि क्या है, ज़्यादा है जो 71% एरिया पर है, और जो स्थल भाग है 29% एरिया पर है। जो जल भाग पर क्या मिलते हैं अपने को, महासागर, महासागर, और यहाँ पर अपने को क्या मिलेंगे, महाद्वीप। तो महाद्वीप लगभग कितनी है, 7 महाद्वीप हैं, और महासागर जिनकी अपनी स्टडी करते हैं वो कितने हैं, 4 महासागरों की क्या करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं। जैसे 5 अपने जो स्टडी करते हैं वो कितने, 4 महासागरों की स्टडी करते हैं। तो ये पूरी अर्थ, इस पूरी अर्थ के यानी 29% एरिया पर क्या है, महाद्वीप, और जल प्रतिशत भाग कितना है, अपने कहेंगे 71% एरिया पर। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए ओशन बॉटम रिलीफ के अंदर नेक्स्ट अपने बात करें
यानी जो ये कौन सा गोलार्ध आपने कही, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध यानी अपने नदन हेमोस्फीयर, और ये वाला जो गोलार्ध दिख रहा है अपने को दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमोस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए तो स्थल भाग की अधिकता कहां पर मिलेगी अपने को, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहां पर लिख दें स्थल भाग की अधिकता की क्या मिलती है, अधिकता, स्थल भाग की अधिकता। और यहां पर मिलती है, देखो यहां पर जल भाग की अधिकता, तो जल भाग की अधिकता। आज से पूछा जाए जल भाग अधिकता कहाँ मिलेगी, अपने कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध में, और स्थल भाग की कहाँ मिलेगी, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में जो स्थल भाग लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, लगभग 60% भाग पर जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो फैला हुआ है, और दक्षिणी गोलार्ध में जब जल भाग है लगभग 80% भाग पर, 80% भाग पर क्या अपने पास जल भाग, और उत्तरी गोलार्ध में जो स्थल भाग है लगभग कितने 60% भाग पर। तो ओशन बॉटम रिलीफ में अपने देखा भी उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता है लगभग 60%, और जो स्थल भाग जो जल भाग है वहां पर दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 80%, 80 भी कहते हैं 80.9%, और लगभग 60.7% यहां पर बैठते हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अपनों ने स्थल भाग और जल भाग की देख ली। अब आगे करें, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो महासागर नीतल उच्चलवच में अपनी देखें स्थल भाग और जल भाग, यानी पूरी पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी की अपनी जलीय राशि की बात करें कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में कितनी है। पृथ्वी के कुल जल का, पृथ्वी के कुल जल का यानी अपने 100% जल की बात करें, इस 100% जल का जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध में लगभग कितना 43%, लगभग 43% भाग है। और यही जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में ये जो बैठता है लगभग कितना 57%। तो सर्वाधिक जल कहाँ मिलेगा, तो जल कहाँ मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 27% भाग पर, और उत्तरी गोलार्ध में लगभग 43%। आपको सर पीछे क्या करवाया था, पीछे वो था अपने टोटल दक्षिणी गोलार्ध को अगर 100% माना जाए उसके 80.9% भाग पर क्या था, जल था। तो पृथ्वी के कुल का यानी 100% जल का उत्तरी गोलार्ध में अपने कहीं 43%, और दक्षिणी गोलार्ध में कितना लगभग 57% पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ें, पृथ्वी के जल का वितरण, यानी पूरी पृथ्वी के जल का किस प्रकार से वितरण। सबसे पहले देखें सर्वाधिक जल, यानी सर्वाधिक जल कहां पर मिलते हैं, महासागरों में। महासागरों में सर्वाधिक जल मिलता है, लगभग 97.25% भाग जो मिलता है वो कहां पर मिलता है, महासागरों में। जो दूसरा है जो हिमटोपियां, यानी जो हिमाच्छादित जो हिम क्षेत्र है इनके अंदर जब लगभग मिलते हैं, यानी 2.05% भाग पर क्या मिलते हैं, हिमटॉप, यानी हिम से ढका हुआ क्षेत्र लगभग 2.05 महासागर होगी, हिमटॉपियां गया। और तीसरे नंबर की बात करें जो अपना अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर यानी भूम जल यानी जो भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड वाटर लगभग 0.68% भाग पर है, 6.6 पर। लगभग कितना हो गया, 97, 99 और 30 कितने हो गए, 99.30, और लगभग कितना था 0.02 बचा। 0.02 है वो किसके अंदर, वायुमंडल में क्या है, जो जलवाष्प है। वायुमंडल में क्या होगी, जो जलवाष्प है। और उसके बाद देखें जो जलवाष्प है और भी पाया जाता है झीलों के अंदर, झीलों के अंदर बात करी, जो तालाबों के अंदर है ये लगभग कितना 0.02% पाया जाता है। ये पूरा कितना होगा 70%। तो महासागरों का 97 महासागरों में जल पाया जाता है 97.25, और जो हिमटॉपिया जो ग्लेशियर वगैरह जो है उसके अंदर 2.05, और भौम जल 0.68, और जो जलवाष्प, ये अपने को पूरा याद करना है भी महासागरों में कितना है, हिमटॉपिया में ढका हुआ क्षेत्र कितना है, और अंडरग्राउंड वाटर अपना कितना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ये पहले अपने सारी जनरल नॉलेज कर रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में किस प्रकार से जल और स्थल की किस प्रकार से विभिन्नता पाई जाती है। अब पृथ्वी का अपने कुल क्षेत्रफल देखें, पृथ्वी का कुल एरिया, जैसे अपने क्या है ये ग्लोब, इस ग्लोब में ये सारे क्या है महाद्वीप और क्या मिल रहे हैं अपने को महासागर, महाद्वीप और कौन सा महासागर। तो महाद्वीप इसके जब जस्ट जो पीछे दिखाई दे रहा है आपको वो कैसा है, यहाँ पर कौन सा है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, इधर भी कौन सा प्रशांत, इसके नीचे कौन सा हिंद महासागर, ये कौन सा अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर, और ये ऊपर कौन सा हो गया आर्कटिक महासागर। तो 4 महासागर डिनोट कर दिए। और उसके बाद ये वाले कौन सा, ये अपने को पता है ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कौन सा ऑस्ट्रेलिया और कौन सा अंटार्कटिका। तो ये पूरा ग्लोब, इस पूरे ग्लोब का क्षेत्रफल यानी पृथ्वी या अपने ग्लोब का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है लगभग कितना 50 पॉइंट में 885 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, यानी 50 पॉइंट में 885 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर क्या है पृथ्वी का क्षेत्रफल। और उसके बाद इसी में से देखा जाए 36 पॉइंट में 106, 36 पॉइंट में 106 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया, ये वाला भाग किसका है, ये जलीय राशि का भाग है। और जो स्थलीय राशि का भाग है कितना 14 पॉइंट में 889 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, ये किसका भाग है अपने कहेंगे स्थल भाग। ये किसकी बात है जलीय राशि का भाग है, और ये किसकी भाग है ये कोना स्थलीय भाग। तो अपने को पूरी क्षेत्रफल जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है इसके अंदर बाकायदा ये बात दी गई है कि पृथ्वी या ग्लोब का कुल क्षेत्रफल कितना है 50 पॉइंट में 885 9 करोड़ किलोमीटर और 36 पॉइंट में 106 करोड़ किलोमीटर और 889 करोड़। पृथ्वी और ग्लोब का कुल क्षेत्र 50 पॉइंट में 995 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, इधर कितना 36 पॉइंट में 106 करोड़ और इधर कोना 14 पॉइंट में 889 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। ये जलीय भाग और ये कौन सा स्थलीय भाग। अब इस जलीय भाग पर अपने को क्या मिलेंगे महासागर मिलेंगे। महासागर कौन कौन से होंगे यहाँ पर, एक तो होगा प्रशांत महासागर, प्रशांत के बाद 2 नंबर पर देखें अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक के बाद 3 नंबर पर बात करेंगे कौन सा हिंद महासागर, और 4 नंबर पर कौन सा आर्कटिक महासागर। ये 4 महासागर कहाँ होंगे अपने स्थलीय भाग पर, जलीय भाग पर, और स्थल भाग पर कितने महाद्वीप होंगे 7 महाद्वीपों का अपने को सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा है एशिया, एशिया के बाद दूसरे नंबर पर है कौन सा अफ्रीका, अफ्रीका के बाद 3 नंबर पर आता है कौन सा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और 4 नंबर पर साउथ अमेरिका, और 5 नंबर पर जो आता है अंटार्कटिका, और 6 नंबर पर क्या आता है यूरोप, और 7 नंबर पर क्या आता है अपने पास ऑस्ट्रेलिया। ये अपना का जर्नली ये अपने जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और कौन सा ऑस्ट्रेलिया। जलीय भाग पर प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक के बाद हिंद महासागर, और हिंद महासागर के बाद कौन सा आर्कटिक महासागर। इनका क्षेत्रफल देखते हैं कितना, इसका 16 पॉइंट में 5 करोड़, 16 पॉइंट में 5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, ये क्या है प्रशांत महासागर का क्षेत्र। अंटार्कटिक महासागर का 8 पॉइंट में 2 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर। हिंद महासागर लगभग 7 पॉइंट में कितना था 7 पॉइंट में 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और ये लगभग 1 पॉइंट में 4 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर अपने को दिखाई देते हैं। तो प्रशांत महासागर है 16.5 हो गया, अपने अंटार्कटिक 8.2, और हिंद महासागर 8 पॉइंट लगभग 4 करोड़, और उसके बाद आर्कटिक लगभग कितना 1.4 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अब देखो अपने को ध्यान देना, ये 7 महाद्वीपों का क्षेत्रफल देखो कितना है 14 पॉइंट में 889 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया।
14 में कितना है 889 है। और अकेले प्रशांत महासागर का देखिए कितना है 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये सारे महाद्वीप किस में समा सकते हैं, अपने प्रशांत महासागर में, क्योंकि प्रशांत महासागर इन समस्त महाद्वीपों के योग से भी क्या है ज़्यादा है। तो अपने को देख लिया पृथ्वी का ग्लोब का 50 मोड में 995 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर और स्थल और जल में कितना है ये भी अपने को पता लग गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब औसत ऊंचाई देखें, अपने महाद्वीप और महासागरों की औसत ऊंचाई कितनी, यानी एवरेज इनकी हाइट और अपने डेप्थ की बात करेंगे। महाद्वीपों, सबसे पहले देखें महाद्वीपों की औसत ऊंचाई। महाद्वीपों की औसत जो ऊंचाई है लगभग कितना 840 मीटर, यानी एवरेज हाइट है कितना 840। ऐसे तो बहुत ऊंचे भाग है, जैसे माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर। लेकिन बात करें अगर एवरेज निकाला जाए, यानी ऊंचे और सभी नीचे स्थानों को मिलाकर, तो लगभग कितना आता है स्थल भाग पर 840 मीटर के आते हैं ऊंचे। महाद्वीपों के बाद महासागरों की औसत गहराई, औसत जो गहराई है लगभग कितना 3800 मीटर। 3800 मीटर क्या है औसत गहरे कौन से हैं महासागर। 3800 मीटर औसत क्या है गहराई। अब देखेंगे आगे स्थल व महासागरों के उच्चावचों को उच्चता मितिक वक्र हाइप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी जो स्थल भाग है और जल भाग, अगर इनको अपने को हाईलैंड और लोलैंड यानी उनके स्थल भाग के जो ऊंचावत है इनको प्रदर्शित करना है, तो कौन सा कर्व बनता है उच्चतामितिक कर्व, यानी हाइप्सोमेट्रिक कर्व जो बनता है। ये सबसे पहले सर्वप्रथम किसने दिया था, कैसिना नाम के विद्वान ने, कैसिना नाम के विद्वान ने दिया। कैसिना नाम का जो विद्वान था सबसे पहले कौन सा दिया अपने को उच्चतामितिक वक्र। और इसके संशोधन किया, इसमें जो संशोधन किया बात करेंगे 1942 के अंदर, कौन था स्वेरडर्फ ने क्या किया, इसका क्या किया संशोधन करके अपना प्रस्तुत किया। किसने किया स्वेरडर्फ ने, कब किया 1942 के अंदर। अब स्थल व महासागरों के ऊंचावचों किसमें प्रदर्शित करते हैं उच्चतामितिक वक्र। आ सकता है क्वेश्चन, यानी महासागर और जो स्थल है भाग है इनके ऊंचावचों को प्रदर्शित करने कौन से कर्व के द्वारा किया था उच्चतामितिक वक्र यानी हाइप्सोमेट्रिक वक्र के द्वारा किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखेंगे आगे महासागरीय नितल के ऊंचावच, महासागरीय नितल की ऊंचावच यानी ओशन बॉटम रिलीफ। नितल की ऊंचावचों को अपने कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। मुख्यतः कितने भागों में बांटा है 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है अपने महाद्वीपीय, शब्द लगा महाद्वीपीय, यहां पर आता है मगन तट यानी अपनी बात करें कॉन्टिनेंटल
शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दूसरा जो आता है महाद्वीपीय, महाद्वीपीय मगन ढाल। मैं इनको इंग्लिश के अंदर बोल दूंगा सभी टर्म्स को, लेकिन लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने में डबल टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने तरीका क्या है कि हिंदी में लिखा जाए और टर्म्स को क्या बोल दिया जाए इंग्लिश में। तो महाद्वीपीय जो मगन तट है इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद 3 नंबर पर देखें महासागरीय, यानी गहन सागरीय मैदान लिख दो, गहन सागरीय जो मैदान, गहन सागरीय मैदान यानी एबेसल पेन, एबेसल जो प्लेन वाला एरिया। और 4 नंबर पर देखें अपने महासागरीय अपने गर्त, यानी अपने ट्रफ वाला देखें, ट्रेंच वाला पार्ट देखें। तो 4 भागों में बांटा गया है, महाद्वीपीय मगन तट, मगन ढाल, महासागरीय मैदान और मैदान के बाद महासागरीय गर्त। अब यहाँ पर इनको डिनोट कर लेते हैं किस प्रकार से उच्चावच पाए जाते हैं। देखो ये सारे के सारे क्या हैं, जलीय राशि। ये वाला पार्ट है स्थल वाला, स्थल कहें इसको, क्या कहें अपने महाद्वीप वाला भाग, जो स्थल भाग है ये यहाँ पर ट्री वगैरह। अब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर तट से लेकर जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को बोलेंगे अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मगन तट, कॉन्टिनेंट शेल्फ। ये वाला पार्ट कौन सा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट से लेकर यहाँ तक जो पार्ट मिलता है अपने को, इस वाले पार्ट को आएंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये मगन ढाल वाला रीजन है। ढाल के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसको बोलेंगे एबेसल प्लेन, प्लेन यानी गहन सागरीय मैदान, गहन सागरीय मैदान। और यहाँ पर जो आगे अपने को मिलेंगे, अपने कह सकते हैं यहाँ पर जो ट्रफ वाला जो रीजन मिलेगा, यानी जो महासागरीय अपने गर्त की बात करेंगे, ये जो ट्रफ मिलेंगे यानी ट्रेंच वगैरह, ये वाला जो डिनोट किया जाता है इसको इस प्रकार से अपने डिनोट करते हैं, यानी क्रॉस के द्वारा इसको अपने प्रदर्शित करने का ये क्या है तरीका। ये सारा किसका पार्ट है, महाद्वीप का पार्ट है। किसका पार्ट है, महाद्वीप का पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा अपनों ने महाद्वीपीय मगन तट। तो महाद्वीप का भाग था कॉन्टिनेंटल अपनी सेल्फ, ये भी किसका है, महाद्वीप का। तो अपनों ने लिखा मगन ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ये आगे किसका आ गया, समुद्र का भाग आ गया। तो यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, जहाँ पर कॉन्टिनेंटल और कौन सा ओशनिक यहाँ पर जो मिलते हैं, इस वाले पार्ट को अपनी कॉन्टिनेंटल राइज यहाँ पर लिख देते हैं। कॉन्टिनेंटल क्या बोलते हैं इसको, राइज बोलते हैं, यानी महाद्वीपीय जो उत्थान, महाद्वीपीय जो उत्थान वाला जो पार्ट होता है कॉन्टिनेंटल राइज कहा जाता है। उसके बाद सारा सारा प्लेन स्टार्ट हो जाए। तो अब क्या करेंगे अपने, अगर अलग अलग लेंगे महाद्वीपीय मगन तट कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे, कैसे बनते हैं महाद्वीपीय जो मगन तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर मगन ढाल के बारे में बात करेंगे, गहन सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त को अलग अलग पार्ट्स में अपने डिवाइडेशन करते हुए डिटेल स्टडी करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। महाद्वीपीय मगन तट अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं।
सबसे पहले करेंगे महाद्वीपीय मगन तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब देखो महाद्वीपीय मगन तट यानी महाद्वीपों के ऐसे भाग जो जल में डूबे होते हैं, यानी तट के किनारे जो जल में डूबे हुए भाग होंगे उसको क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय मगन तट। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, महाद्वीपों के तट के वह भाग जो जल में डूबे रहते हैं उसे क्या कहेंगे, महाद्वीपीय मगन तट कहा जाता है। महाद्वीपीय क्या कहा जाता है, मगन तट कहा जाते हैं। अब देखें आगे महाद्वीपीय मगन तट, अब इसकी औसत जो गहराई है, औसत गहराई यानी यहां से इसकी औसत अपनी एवरेज डेप्थ की बात करें, लगभग कितने 100 फैदम है। और अपने ये भी जानते हैं एक फैदम में कितना होता है, 6 फीट होते हैं। तो 6 फीट का एक फैदम होगा तो लगभग कितना हो जाएगा, 600 फीट। 600 फीट ये क्या होते हैं, गहरे स्थान होते हैं। औसत जो ढाल होगा लगभग यहाँ पर 1 डिग्री से लेकर अपने कहेंगे से लेकर लगभग 3 डिग्री का क्या मिलेगा, अपने को भाग मिलेगा। महाद्वीपीय मगन तट यानी गहराई होगी, गहराई के बाद क्या होगी, औसत ढाल। अब देखिए यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ मिलेंगे, कहाँ पाए जाएंगे, महासागरों के कौन से भाग में मिलेंगे, कौन से भाग में नहीं मिलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बात कही थी ये सारे के सारे कहाँ मिलेंगे, तटीय वाले भाग में मिलेंगे। इसको विद डायग्राम समझते हैं अपने को। अपने बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे जो मगन तट है वो कहाँ मिलती हैं। देखिए ध्यान देना, सबसे पहले बात करें ये वाली अपनी ये प्लेट है और ये भी क्या है, प्लेट। इस प्लेट का ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग किसका है, अपने कहेंगे ये महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट। और ये कौन सी होगी, महाद्वीपीय प्लेट। ये महाद्वीपीय प्लेट और कौन सी है, महासागरीय। और यहाँ जो भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, ये क्या भरे, मैग्मा। ये भरा हुआ है मैग्मा। अब प्लेटों की 2 प्रकार की गति आपने पढ़ी होगी, यानी 3 प्रकार की थी, वैसे यहाँ पर 2 प्रकार की बात करते हैं। एक तो अपनों ने डाइवर्जेंट और कौन सा, कन्वर्जेंट, यानी एक अपसरण और दूसरा कौन सा, अभिसरण। एक संरक्षित गति होती है, वहाँ वो अपनी बात नहीं करे। यानी सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अपनी कन्वर्जेंट की स्थिति में क्या होगा, जब प्लेटों का अभिसरण होगा। देखिए जब प्लेटों का क्या होगा, अभिसरण होगा। तो पहले अपने कंडीशन देख रहे हैं अभिसरण की। ये प्लेट है, ये भी प्लेट और ये भी प्लेट, लेकिन ये कैसी है, महासागरीय, महासागरीय प्लेट। और ये कौन सी है, महाद्वीपीय प्लेट। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, अपने कह सकते हैं यहाँ पर क्या भरा हुआ है, मैग्मा। ये एस्थेनोस्फीयर वाला भाग है, एस्थेनोस्फीयर यानी यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, मैग्मा।
अब जब प्लेट क्या हो रही है, कंडीशन देखो क्या हो रही है, जब प्लेटों में क्या हो रही है, अभिसरण यानी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट की अभिसरण, अभिसरण होगा तो ये प्लेटें एक दूसरे के क्या आएंगी, पास आएंगी। जब एक दूसरे के ये प्लेटें पास आएगी तब इन दोनों में से अपने को ये बात का पता है कि महासागरीय प्लेट क्या होगी, ज़्यादा भारी होगी, और ये जो महाद्वीपीय जो प्लेट होगी वो क्या होगी, कम भारी होगी, क्योंकि ये बनी किससे, बेसाल्टिक रॉक से, बेसाल्टिक चट्टानों से बनी है, और ये बनी कौन सी, ग्रेनाइट चट्टानों से। तो महासागरीय प्लेट भारी होगी, भारी होगी तो ये कहाँ मूव करेगी, अपने नीचे मूव करेगी। कहाँ करेंगे, नीचे मूव। तो जैसे जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट टकराई तो ये वाली जो कंडीशन बनेगी, यहाँ पर क्या बनेंगे, माउंटेन बनेंगे। यानी जब कन्वर्जेंट की कंडीशन होगी, अभिसरण हो गया, तो यहाँ पर जो क्या बनेंगे, माउंटेन बनेंगे, और वो भी कौन से माउंटेन बनेंगे, अपने फोल्डिंग माउंटेन। क्या बनेंगे, फोल्डिंग माउंटेन। यहाँ पर जो कंडीशन मिल रही है, फोल्डिंग माउंटेन, फोल्डिंग माउंटेन यानी मोड़दार पर्वत, मोड़दार, मोड़दार कहें या क्या कहें यहाँ पर, वलित पर्वत। तो ये सारा का सारा पार्ट ऊपर उठ गया, सारा का सारा पार्ट क्या उठ गया हो गया। क्या यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बने, कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं बने, यानी मगन तटों का यहाँ पर निर्माण हुआ है नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गए, मोड़दार पर्वत बन गए। ये अभिसरण की स्थिति कौन सी है, अभिसरण, कन्वर्जेंट। और दूसरी अपने बात, इसी को यहाँ पर अपने शो करते हैं, इसको मिटोरो में, एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट लो। ये सारा का सारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ में चल रहा है। अब देखिए यही कंडीशन यहां आप अपने बनाते हैं। ये सेम कंडीशन है, ये भी क्या है, प्लेट, और प्लेटों का ये वाला भाग कौन सा, ये महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, और ये वाली प्लेट कौन सी है, महाद्वीपीय प्लेट। इन प्लेटों की अब जो गति होगी अपने कर रहे हैं कौन सी, डाइवर्जेंट। यहाँ पर बात करिए डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट यानी बात करिए अपसरण गति। अब अपसरण गति होगी तो यहाँ पर क्या भरा हुआ है अपने पास, कह सकते हैं यहाँ पर मैग्मा, ये मैग्मा। जब प्लेटें क्या करेंगी, दूर मूव करेगी, यानी एक दूसरे से जब क्या जाएगी, दूर आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, मैग्मा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, मैग्मा मिलेगा। अब देखो मैग्मा मिलेगा, जब दो प्लेट थी, देखो दो प्लेट दूर चली गई तो नीचे से मैग्मा निकल रहा है, नीचे से क्या निकल रहा है, मैग्मा। तो मैग्मा यहाँ पर जमेगा तो इस वाले पार्ट पर, तो कॉन्टिनेंटल जो सेल्फ कप वाला जो बनेगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा था, यानी विनाश हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो रही है, नए मैग्मे की रचना हो रही है, मैग्मा की रचना हो रही है। तो रचनात्मक किनारा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपने कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो महाद्वीपों की जो अपसरण गति होगी, वहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट पाए जाएंगे, जहाँ पर क्या होगा, जब प्लेटें एक दूसरे से अभिसरण गति होगी, जहाँ पर फोल्डिंग माउंटेन बनेंगी, वलित पर्वत बनेंगे, तो वहाँ पर क्या नहीं मिलेंगे, महाद्वीपीय मगन तटों का विस्तार नहीं पाया जाता। तो देखो अब यहाँ पर मैग्मा निकला बाहर, तो कौन सी गति है, अपसरण की गति। डाइवर्जेंट कंडीशन में क्या होगा, तो न्यू क्रस्ट का, न्यू क्रस्ट, क्रस्ट का क्या होगा, कंस्ट्रक्शन, यानी क्रस्ट का, क्रस्ट की क्या होगी, रचना होगी, क्रस्ट की रचना होगी, तो महाद्वीपीय मगन तट पाए जाएंगे। नई क्रस्ट बन रही है तो महाद्वीपीय मगन तटों का क्या होगा, निर्माण होगा। अब यहाँ पर दो प्लेट क्या हो रही है, आपस में टकरा रही है, तो ये कौन सी कंडीशन है, अपने कहेंगे कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट यानी अभिसरण गति। जब अभिसरण में होता है तो प्लेट का क्या होता है, प्लेट का डिस्ट्रक्शन, यानी प्लेट का क्या होता है, विनाश,
जब विनाश होगा तो यहाँ पर क्या बनेंगे, फोल्डिंग माउंटेन यानी क्या बनेंगे, वलित पर्वत बनेंगे, वलित पर्वत। और वलित पर्वत होंगे जहाँ पर क्या नहीं होगा, महाद्वीपीय मगन तट का निर्माण नहीं होगा। ये वाली बात अपने को बिल्कुल याद रखनी है कि जहाँ जहाँ अभिसरण की गति होगी, जहाँ जहाँ फोल्डिंग माउंटेन होंगे, वहाँ पर मगन तटों का विस्तार नहीं मिलेगा। और जहाँ पर क्या होगी, अपसरण गति होगी, जहाँ पर अपसरण गति होगी वहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट क्या मिलेंगे, अपने को पाए जाएंगे। तो जितनी भी विश्व की जो वलित पर्वतमालाएं, वहाँ पर मगन तटों का विस्तार नहीं मिलता, वो भी अपने एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यही बात मैं एक लाइन में लिख देता हूं इनको। यही सारी बात एक लाइन में लिख देते हैं। यानी अपने कहें जिस तट के सारे पर्वतीय भाग पाए जाते हैं, पर्वतीय भाग पाए जाते हैं, यानी जिस तट के सारे पर्वतीय भाग पाए जाते हैं वहां महाद्वीपीय मगन तट क्या होते हैं, संकरे होते हैं। क्या होते हैं, संकरे होते हैं। जहां पर क्या पाए जाते हैं, पर्वतीय भाग पाए जाते हैं, वहां पर महाद्वीपीय मगन तट क्या होते हैं, संकरे होते हैं। तो यहां पर सीधा लिखो, जहां पर क्या मिलेंगे अपने को, वलित पर्वत मिलेंगे, वलित पर्वत मिलेंगे। जिस तट के सारे अपने को वलित पर्वत मिलेंगे, महाद्वीपीय मगन तट क्या होंगे, वहां पर संकरे होंगे, यानी ना के बराबर होंगे, संकरे होंगे। ठीक है, संकरे होंगे। और जहां पर नहीं पाए जाते, वलित पर्वत नहीं मिलते, वहां महाद्वीपीय मगन तट का क्या मिलते हैं, विस्तार मिलते हैं। महाद्वीपीय मगन तट का क्या मिलता है, विस्तार मिलते हैं। तो ये लाइन अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी अभिसरण गति और अपसरण गति को ध्यान रखेंगे। अभिसरण गति होगी वहाँ महाद्वीपीय मगन तट संकरे होंगे, जहाँ पर डाइवर्जेंट होगी वहाँ पर क्या पाए जाएंगे, चौड़े मगन तट पाए जाएंगे। अब देखिए, महाद्वीपीय मगन तट की अगर औसत चौड़ाई की बात करें, औसत चौड़ाई लगभग कितनी होती है, 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर क्या होती है औसत चौड़ाई किसकी, महाद्वीपीय मगन तटों की। महाद्वीपीय मगन तटों की औसत चौड़ाई कितनी है, 48 किलोमीटर। यही अपने देखें दक्षिणी अमेरिका के प्रशांत महासागरीय तट के मगन तट की वहाँ पर चौड़ाई जो मिलती है लगभग कितनी, 16 किलोमीटर मिलती है। और यही अपनी अटलांटिक महासागर में देखें, यानी जो उत्तरी अमेरिका पूरा ले लें, अपने अटलांटिक महासागर के जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग के महाद्वीपीय जो मगन तट की चौड़ाई लगभग कितनी है, 100 से लेकर लगभग 160 किलोमीटर है। और सर्वाधिक आप जानते हो कौन से, आर्कटिक जो क्षेत्र है, कौन से, आर्कटिक जो क्षेत्र है वहाँ पर लगभग कितनी है, 400 किलोमीटर की लमसम पाई जाती है। तो जो आर्कटिक महासागर
के जो मगन तट की चौड़ाई लगभग कितनी मिलती है, अपने कहते हैं 160 से लेकर 400 किलोमीटर, यानी सर्वाधिक चौड़े मगन तट कहाँ मिलेंगे अपने को, आर्कटिक। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो गति हो रही है, देखो ये प्लेटें इधर जा रही, ये प्लेटें इधर जा रही, तो यहाँ पर कैसी है, अपसरण गति। तो महाद्वीपीय मगन तट सर्वाधिक जो अपने को चौड़े मिलेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे, अंटार्कटिक महासागर। कहाँ पर मिलेंगे, अंटार्कटिक महासागर। अब प्रशांत महासागर इधर जा रहा है तो ये सिकुड़ रही है। और दूसरी बात यहाँ पर भी मैंने बताया था, यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला है, रॉकीज, और यहाँ पर कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला। तो इन तटों के किनारे पर बताओ महाद्वीपीय मगन तटों का विस्तार होगा या संकरा होगा। अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होंगे, संकरे पाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्या है, पर्वतीय भाग है, जहाँ पर तटों पर पर्वत मिलते हैं वहाँ कैसी गति होती है, अब से कहें अभिसरण गति होती है। तो ये प्लेटें इधर जा रही है तो वहाँ पर सिकुड़ रहा है कौन सा, प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर महाद्वीपीय जो मगन तट क्या होंगे, संकरे होंगे, और यहाँ पर जो महाद्वीपीय मगन तट क्या होंगे, चौड़े। जो 11th क्लास की बुक है उसके अंदर भी दिया हुआ है कि जो चिली वाला रीजन है, इस चिली वाले रीजन के अंदर महाद्वीपीय मगन तट संकरे पाए जाते हैं। कारण क्या है, अभिसरण का कारण है। और दूसरा कारण क्या है, यहाँ पर पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला होने का कारण यहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट चौड़े मिलेंगे अंटार्कटिक महासागर में। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपनी इसकी आगे बात करते हैं। अब देखो अपने बात कर लेते हैं कुल महासागरीय के नितल का कितने प्रतिशत भाग पर अपने को मगन तट मिलते हैं। कुल महासागरीय नितल के कुल महासागरीय नितल के, यानी जो मगन तट का विस्तार, मगन तट का जो विस्तार है लगभग कितना, 8.6%। ये वाला डाटा अपने को बिल्कुल याद रखना है कि कुल महासागर नितल के टोटल ओशन बॉटम रिलीफ के 8.6% एरिया पर फाउंड ऑफ कौन सा, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो 8.6% भाग पर है। ये देखिए सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे, सर्वाधिक मिलेंगे अपने अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर में मिलेंगे सर्वाधिक। क्यों, क्योंकि वहां पर गति कैसी है, अपने कहेंगे डाइवर्जेंट। अंटार्कटिक महासागर, और दूसरा कहाँ मिलेंगे अपने को, प्रशांत महासागर। और तीसरी बात करें अपनी हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और कौन सा, हिंद महासागर। ये 8.6, तो लगभग इसके 13 पॉइंट में कितना, 3% भाग पर मिलेंगी अंटार्कटिक महासागर, और प्रशांत महासागर 5 पॉइंट में लगभग कितना, 7.7%, और यहाँ पर हिंद महासागर क्यों ना 4.2% भाग पर क्या मिलेंगे अपने को, महाद्वीपीय मगन तट, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल जो सेल्फ वाला पार्ट। तो ये भी अपने को ध्यान रखना, सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे, 13.3% भाग कहाँ पर मिलेंगे, अंटार्कटिक में, प्रशांत महासागर में 5.77, और 4.2% भाग पर कहाँ पर, हिंद महासागर। अपने हिंद महासागर की थोड़ी बात कर लेते हैं। अपने भारत के अंदर देखो, ये इंडिया का ये वाला घाट कौन सा है, अपने कहेंगे पश्चिमी घाट, और ये कौन सा घाट दिखाई दे रहा है आपको, पूर्वी घाट। क्वेश्चन ये आता है
कि पश्चिमी घाट पर महाद्वीपीय मगन तट चौड़े हैं या संकरे। पूर्वी जो घाट है यहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट चौड़े हैं या संकरे। पहला क्वेश्चन तो यह था। अब इसको पता कैसे लगाएंगे, अपनों ने स्टडी कर लिए कि पश्चिमी घाट पर यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ये माउंटेन पाए जाते हैं, तो पर्वत पाए जाता है। तो यहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट चौड़े मिलेंगे या संकरे मिलेंगे। अपने सीधा कह सकते हैं यहाँ पर जो महाद्वीपीय मगन तट तो क्या मिलेंगे, संकरे मिलेंगे। बस महाद्वीपीय क्या मिलेंगे, संकरे मिलेंगे। और जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट पर महाद्वीपीय जो मगन तट क्या मिलेंगे, चौड़े मिलेंगे। ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया। कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि जहाँ जहाँ पर्वतमाला पाई जाएगी वहाँ पर संकरे मिलेंगे, और जहाँ जहाँ पर्वतमाला नहीं पाई जाएगी वहाँ पर क्या होंगे, मगन तट क्या होंगे, चौड़े होंगे। तो ये अपना जो महासागरीय नितल ऊंचावश का जो पहला पॉइंट था, महाद्वीपीय मगन तट, बिल्कुल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। मगन तट हो गया। 2 नंबर पर आ रहा है अपने पास महाद्वीपीय मगन ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप सबसे पहले विस्तार दे लिए भी कुल नितल ऊंचावश का कितने प्रतिशत भाग पर है। तो यहां लिखें कुल महासागरीय नितल के, कुल महासागरीय लिखना है 8.5% भाग पर क्या मिलती है अपने को, मगन ढाल मिलती। महाद्वीपीय मगन ढाल यानी जो कॉन्टिनेंटल क्या मिलती है अपने को, स्लोप, वो मिले थे 8.6% भाग पर। ये मिल रही है लगभग कितना, 8.5% भाग पर मिलते हैं, 8.5। अब ये देखें कहाँ कहाँ किस प्रकार से मिलते हैं। यानी जो अलग अलग महासागर हैं, जैसे प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है और हिंद महासागर है, इन तीनों महासागरों में महाद्वीपीय मगन ढाल का विस्तार कितना कितने। सबसे पहले ये महाद्वीपीय मगन तट, ये भी सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में। इनका विस्तार भी कहाँ मिलेगा, अटलांटिक महासागर, लगभग 12.4% भाग पर। वो मिला था 13.3% भाग पर। और यहाँ पर दूसरा भी कौन सा आएगा, अपने कहेंगे प्रशांत महासागर। प्रशांत जो महासागर है इसके लगभग 7% भाग पर क्या मिलेंगे, महाद्वीपीय मगन ढाल। और तीसरा नंबर आएगा कौन सा, अपने हिंद महासागर, हिंद महासागर। और हिंद महासागर लगभग कितना, 6.5% भाग पर क्या मिलेंगे, हिंद महासागर। तो क्वेश्चन सीधा जा सकता है कि अटलांटिक महासागर में मगन ढाल और महाद्वीपीय मगन दोनों का विस्तार क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। तो 12.4, 7% और 6.5%। ये कुल महासागरीय नितल के टोटल ओशन बॉटम रिलीफ के तो 8.5% पार्ट पर क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप मिलते हैं। तो इसका अपने देखेंगे अटलांटिक महासागर में इतना हो गया। अब देखो इसकी वही बात कर लेते हैं, औसत ढाल। औसत ढाल यानी अपनी एवरेज, अपनी स्लोप की बात करें, इसका एवरेज ढाल लगभग होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ी आएगा, कितना होता है 5 डिग्री। एवरेज ढाल कितना होता है 5 डिग्री, यानी स्लोप कितना होगा 5 डिग्री का क्या होगा, एंगल होगा। औसत ढाल हो गया। फिर अपने ये भी कर लेते हैं औसत गहराई। औसत गहराई अपने एवरेज डेप्थ की बात करें, एवरेज
डेप्थ, इसकी जो एवरेज डेप्थ है लगभग 200 मीटर से लेकर कितने तक, 2000 मीटर, 200 मीटर से लेकर 2000 मीटर की बिटवीन क्या है, अपने कह सकते हैं महाद्वीपीय मगन ढाल का क्या होता है, विस्तार। अब ये क्या होते हैं, अब देखो यहां पर मैंने बताया था ये क्या था, इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, और ये वाला जो पार्ट था, अब ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है एकदम से क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है। क्या यहां पर जितने भी क्या होगा, ये इस नदियों के द्वारा क्या आ रहा है, अवसाद आ रहा है। क्या यहां पर अवसाद रुकेगा, अवसाद रुकेगा नहीं, अवसाद रुकेगा नहीं। देखो क्या है, ये चीज है कॉन्टिनेंटल स्लोप ऐसा है, तो यहां पर अवसाद रुकेगा तो नहीं, लेकिन क्या होगा, स्पीडली यानी तीव्र ढाल के कारण यहां पर जो अवसाद क्या चलेगा, तो यहां पर क्या कर देगा, इसका एरोजन कर देगा। तो महासागरीय जो कंदराएं बनती हैं वो कौन से बनती हैं, इसी वाले भाग पर मिलती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है, महासागरीय कंदराओं का निर्माण कौन से भाग पर होता है, अपने कहेंगे कॉन्टिनेंटल जो स्लोप वाला पार्ट है, इसको पूरा अपनी स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें एक सिद्धांत आता है टर्बिडिटी करंट, यानी पंख धारा जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को भी अपने पूरा क्लासिफाइड करेंगे। देखो औसत गहराई होगी, उसके बाद अपनी बात करें, यहां पर लिखें तीव्र ढाल के कारण, तीव्र ढाल के कारण यहां अवसादों का जमाव, अवसादों का निक्षेप नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ भागों में निक्षेप होता है, कुछ भागों में क्या होता है, निक्षेप होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें एक लाइन लास्ट रह गई है, वो अपनी बात करें। तो एक लाइन रह गई, वो भी बात कर लेते हैं, अपने नोट लगा के लिखेंगे। नोट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, महासागरीय, ऐसे लिखो अंतः महासागरीय, अंतः महासागरीय कंदराओं का निर्माण, कंदराओं का निर्माण मगन ढाल पर होता है। कंदराओं का निर्माण होता है मगन ढाल पर होते हैं, और ये इसका एक सिद्धांत है पंख धारा, पंख धारा सिद्धांत, या इसको टर्बिडिटी करंट थ्योरी, टर्बिडिटी करंट थ्योरी, पंख धारा सिद्धांत भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। यानी ये चारों कंप्लीट होने के बाद सारे अपने पढ़ेंगे सी माउंट, सी माउंट पढ़ेंगे, उसके बाद अपने क्या पढ़ेंगे, एबेसल प्लेन पर और ट्रफ भी पढ़ना है, टेंस भी पढ़ना है, उसके बाद अपने को क्या पढ़ने हैं, अपने को क्या पढ़ने हैं, कंदराएं पढ़नी है। तो उनको अलग से अपने स्ट्रक्चर बना लेंगे, कहाँ कहाँ पर ये बनती हैं। तो ये महाद्वीपीय जो मगन ढाल है ये अपना बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब अपने 3 नंबर का पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, गहन सागरीय मैदान। 3 नंबर पर बात करें, कौन सा, गहन सागरीय मैदान। गहन सागरीय मैदान अबेसल प्लेन, अबेसल प्लेन, सबसे पहले इनका विस्तार देखें, यानी कुल महासागरीय जो नितल उच्चावच के कितने प्रतिशत भाग पर अपने को ये जो मिलते हैं। तो अपने को ये बात पता होना चाहिए, यानी सर्वाधिक जो मिलते हैं
वो यही वाला पार्ट है गहन सागरीय जो मैदान। तो यहाँ पर लिखें कुल महासागरीय, यहाँ पर महासागरीय आएगा, कुल महासागरीय नितल उच्चावच के कितने, अपने 75.9% भाग पर, इतने भाग पर क्या मिलती है अपने को, गहन सागरीय मैदान, गहन सागरीय मैदान। तो अपने से इसका परसेंटेज भी पूछा जा सकता है कि गहन सागरीय मैदान कितने प्रतिशत भाग पर है अपने की, तो 75.9% वाले भाग पर। तो ये तो हो गया कुल। अब ये देखें भी कौन कौन से महासागरों में, प्रशांत महासागर में ज़्यादा है, या अपने बात करिए अटलांटिक महासागर में ज़्यादा है, या कहाँ पर हिंद महासागर में ज़्यादा है। तो इसको भी अपने को बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें सर्वाधिक जो विस्तार होगा, 1 नंबर पर आ रहा है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये वाली बात ध्यान रखनी है कि प्रशांत महासागर में सर्वाधिक जो विस्तार मिलता है किसका, गहन सागरीय मैदान यानी एबेसल प्लेन। मतलब कितना, 80 पॉइंट में कितना, 3% भाग पर। दूसरा आ रहा है कौन सा, अपने कहेंगे हिंद महासागर। हिंद महासागर कितना, लगभग 80 पॉइंट में 1% भाग पर। और तीसरे नंबर पर कौन आएगा, अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक जो महासागर है इसके लगभग कितना, 54 पॉइंट में कितना, 9% भाग पर पाया जाता है। तो अब देखो अटलांटिक महासागर 3 नंबर पर आ गया, उनमें 2 पर फर्स्ट नंबर पर था, यहाँ पर कितने नंबर पर है, 3। तो प्रशांत महासागर में 80.3, हिंद महासागर में 80.1, और जो अंटार्कटिक महासागर है यहाँ पर 54 पॉइंट में 9। अब यहाँ पर जो औसत ढाल, औसत ढाल यानी ढाल ना के बराबर होगा, यानी ना के बराबर होगा लगभग ढाल, यानी लगभग 1 डिग्री से कम, 1 डिग्री से कम ही ढाल होगा, 1 डिग्री से कम ढाल। अब औसत गहराई भी कर लेते हैं कि औसत इनकी कितनी है गहराई। औसत गहराई यानी एवरेज इसके डेप्थ माने तो लगभग 3000 से लेकर लगभग 6000 मीटर, 6000 मीटर क्या होते हैं, ये गहरे होते हैं। तो औसत गहराई हुई 3000 से लेकर 6000, 3000 से लेकर 6000 इनकी क्या है, एवरेज डेप्थ। तो इसमें और आगे लिखें तो यहाँ पर क्या निक्षेप मिलेगा, यहाँ पर जो जंतुओं और जो पादपों के तो निक्षेप पाए जाएंगे, लेकिन जो अपने अप्रदित जो मलबा होता है इसके निक्षेपों का क्या मिलेगा, थोड़ा सा अभाव मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पादपों व जंतुओं के निक्षेप पाए जाते हैं, लेकिन जो अपरदित मलबा का क्या मिलते हैं, अभाव मिलते हैं। अब जितने भी कटक वगैरह हैं वो सारे के सारे अपने को यहीं पर मिलेंगे। तो इसकी कटकों की बात करें तो यहाँ कटक सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्या मिलेंगे अपने को, कटक भी मिलेंगे। कहाँ पर, गहन सागरीय मैदान पर। कैसे कटक बनेंगे उनकी बात अपने अलग से करेंगे। तो गहन सागरीय मैदान जो एबेसल प्लेन है, महासागरीय नितल उच्चावच का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो कौन सा है, कौन सा, गहन सागरीय मैदान। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो 4 नंबर पर अपने पास आ रहा है महासागरीय गर्त। महासागरीय जो गर्त
ट्रेंच की बात करें, ट्रेंच यानी गर्त, पहले तो कितने प्रतिशत भाग पर है, कुल नितल ऊंचावच की 7% भाग पर, 7% भाग पर क्या मिलेंगे अपने को, महासागरीय गर्त मिलेंगे। यह महासागरों के क्या होते हैं, सबसे गहरे भाग, सबसे जो गहरे भाग होंगे वो यही भाग होंगे, यह महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। सबसे गहरे भाग कौन से होंगे, यही होंगे महासागर। इनकी जो औसत गहराई लगभग कितनी है, 5500 मीटर, यानी 5500 मीटर क्या इनकी औसत गहराई। यहाँ सर्वाधिक क्या मिलते हैं, खाइयाँ, यहाँ सर्वाधिक खाइयाँ यानी क्या मिलती हैं, यहाँ पर ट्रेंच पाए जाते हैं। सर्वाधिक खाइयाँ या क्या मिलेंगी, यहाँ पर ट्रेंच मिलेंगी। अब देखो कुल अपने गर्तों की बात करें, कुल गर्तों की बात करें, विश्व में कुल जो गर्तों की खोज की गई, यानी अपने बात रहे जो कुल गर्त हैं, कुल जो ट्रेंच है, कुल गर्त कितने अपने पास कह सकते हैं, अपने 57 गर्त हैं। कुल गर्त कितने हैं अपने पास, 57। अब ये प्रशांत महासागर में कितने और उसके बाद अटलांटिक महासागर में कितने और अपने कहेंगे हिंद महासागर में कितने। देखो कुल गर्तों में सर्वाधिक कहाँ मिलती है अपने को, प्रशांत महासागर में सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे, प्रशांत, और उसके बाद कहाँ पर मिलेंगे अपने को, अंटार्कटिक महासागर में, और सबसे कम जो मिलेंगे कहाँ पर अपने मिलेंगे, हिंद महासागर में। प्रशांत महासागर में जो कितने लगभग 32 गर्त हैं, 32 के बाद जो 19 गर्त हैं वो कहाँ पर है, अंटार्कटिक में, तो कितने हो गए। और जो हिंद महासागर में बचे कितने, 6 गर्त बचे, तो 6 गर्त हिंद महासागर में, तो 32 और 19 कितने हो गए अपने कहेंगे 51 और 6 57। तो प्रशांत महासागर में 32 गर्त हैं, अंटार्कटिक महासागर में 19 गर्त हैं और हिंद महासागर में 6 गर्त। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक गर्त कहाँ पर है, प्रशांत में, और 19 गर्त कहाँ पर है, अटलांटिक में, और हिंद महासागर में कौन सा है, 6 गर्त। अब एक बात यहीं पर देख लेते हैं, सबसे गहरा गर्त, सबसे जो गहरा गर्त, सबसे जो गहरा गर्त है कौन सा, मेरियाना जो गर्त है, इसी को अपने चैलेंजर गर्त भी बोलते हैं, जो 11,033 मीटर क्या है, गहरा है, 11,033 मीटर गहरा है। और कहाँ पर है अपने, ये भी कह सकते हैं कहाँ पर, प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने थोड़े बहुत जो गर्त हैं, जो 5-6 मुख्य गर्त हैं, उनका अपने एक टेबल बना लेते हैं। लीजिए अब 5-6 गर्त हैं, उनका कभी सीक्वेंस आ जाते हैं कि इन गर्तों में से सीक्वेंस में लगा दिए भी 4 गर्त दे देंगे, उनकी या तो दे देंगे इसकी गहराई दे देंगे या उनको क्रम में लगवाना आ जाएगा। तो कौन कौन से गर्त हैं, वो सर्वाधिक जो बड़े गर्त हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा गर्त तो है चैलेंजर गर्त। इस चैलेंजर को क्या बोलते हैं अपने, मेरियाना, इसी का नाम है मेरियाना गर्त। दूसरा अपने पास गर्त आता है टोंगा गर्त।
टोंगा 2 नंबर पर, 3 नंबर पे स्वायर गर्त। चैलेंजर है, टोंगा है, स्वायर है, नहीं चैलेंजर नहीं होगा, टोंगा होगा, यहाँ पर क्यूराइल आएगा, सॉरी क्यूराइल। क्यूराइल के बाद 4 नंबर पर देखिए स्वायर, स्वायर 4 नंबर पर है स्वायर। फिर 5 नंबर पर आएगा प्यूट्रिको, प्यूट्रिको, प्यूट्रिको। चैलेंजर, टोंगा, क्यूराइल, स्वायर, प्यूट्रिको। उसके बाद रोमांचेगर्त, रोमांचेगर्त, और रोमांचे के बाद 7 नंबर कौन सा आएगा, सुंडागर्त। ये अपने को 7 याद करने। सबसे पहला चैलेंजर, टोंगा, क्यूराइल, स्वायर, प्यूट्रिको, रोमांचे और कौन सा, सुंडा। पहला कौन सा, चैलेंजर, टोंगा, क्यूराइल, स्वायर, प्यूट्रिको, रोमांचे, सुंडा। तो इसको सीक्वेंस में अपने को बार बार पढ़ना है भी चैलेंजर, टोंगा, क्यूराइल, चैलेंजर, टोंगा, क्यूराइल, तो स्वायर, प्यूट्रिको, रोमांचे और कौन सा, सुंडा। तो इसका मैंने आपको बता ही दिया 11,033 मीटर क्या है गहरा। ये लगभग है 10,882 मीटर गहरा है, 10,882, और ये 10,400 लगभग 98, यानी ये लगभग 10 कितना है 882, और ये 10,498, 10,498 मीटर गहरा है, 10,498। और स्वायर गर्त इससे थोड़ा सा ही कम है, थोड़ा सा ही कम है, तो लगभग 10,475 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। प्यूट्रिको आप जानते हैं 83-85, ये याद रखना आपको, 83-85 जो मीटर है ये कौन सा है, प्यूट्रिको। रोमांच से लगभग 74 कितना है, नहीं ये लगभग कितना हो गया 76-31, और ये सुनना हो गया 74-40। हाँ ये ऐसे ही है। चैलेंजर अपने बात रही 11,033, टोंगा 10,882, क्यूराइल 10,498, 10,498 के बाद स्वायर है 10,475, उसके बाद प्यूट्रिको 83-85, रोमांच से है इतना 76, और ये कौन 74 जो 40 है ये कौन सा है, सुंडागर। अब इनकी लोकेशन आपको पता है तो देख लेते हैं थोड़ा सा। ये कहाँ पर है, उत्तरी प्रशांत में, उत्तरी प्रशांत महासागर में। उत्तरी प्रशांत महासागर में जो मिलता है कौन सा, चैलेंजर, कौन सा, चैलेंजर। उत्तरी प्रशांत महासागर में कौन सा, चैलेंजर गर्त अपने। उसके बाद जो टोंगा है, टोंगा, टोंगा कहाँ मिलेगा, अब ये भी प्रशांत महासागर है लेकिन मध्य, मध्य के पार्ट में, मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर, प्रशांत सॉरी दक्षिणी मध्य प्रशांत महासागर में। क्यूराइल अपने कहेंगे प्यूट्रिको, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, प्यूट्रिको। याद करना है 83-85, ये भी जो अपना पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह, यानी जो वेस्ट इंडीज वाला इलाका है पश्चिमी, यानी ये भी उत्तरी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक में। और जो रोमांच गर्त है ये अपने भूमध्य रेखा के पास मिलेगा, तो ये लगभग ना दक्षिणी आंध्र कह दो, यानी अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर में। और जो सुंडा गर्त है ये भी अपने जानते हैं कहाँ पर, अपने हिंद महासागर में। हिंद महासागर में कौन सा मिलेगा, अपने यही सुंडा। तो इसमें 3 अपने को मुख्य याद करना है, 3 मुख्य याद करने हैं। सबसे गहरा गर्त इसका ये याद करना अपने को। सबसे पहले तो तीनों महासागरों का गहरा गर्त, चैलेंजर गर्त, ये अपने को पूरा याद होना चाहिए 11,033 उत्तरी प्रशांत महासागर। उसके बाद प्यूट्रिको गर्त है 83-85 पश्चिमी द्वीप समूह है, यानी उत्तरी अटलांटिक का पार्ट है। सुंडा गर्त है, सुंडा गर्त कहाँ पर मिलेगा, हिंद महासागर, हिंद में भी कहाँ पर, पूर्वी हिंद महासागर में। तो ये वाला 74-40 कितना, 74-40, तो ये भी याद करना है। यहाँ पर मैंने तो ऐसे याद किया था, चट चट करो, करो सारा, चट करो सारा, चट करो क्या, सारा, पर क्या करके, पर सू करके, यानी कोई चीज़ गर्म है,
कोई चीज़ क्या है, गर्म। तो कहता चट करो सारा, तो चे से चैलेंजर, टे से टोंगा, कैसे क्यूराइल, से से स्वर, चट करो सारा, पर कैसे गर्म है तो क्या करें, सू करके। तो ये वाला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। महासागरीय नितल ऊंचा वत्स क्या हो गया अपना, कंप्लीट हो गया, चारों पार्ट कंप्लीट हुए। अभी तो बहुत बड़ा है, अभी को सारे अटलांटिक महासागर देखने हैं, प्रशांत महासागर देखने हैं, हिंद महासागर के देखने हैं। इन सभी को थोड़ी सी विस्तार स्टडी करनी है अपने को। और उसके बाद कंदराएँ कैसे बनती हैं, सी माउंट कैसे बनते हैं, कटकों का निर्माण कैसे होता है, वो भी अपने पढ़ेंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।